अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर दानिश रियल फोकस के साथ हाजिर है। नाज़रीन, एक बल्दियाती इलेक्शन का रिजल्ट आया है और वो भी केपीके में, और जिस तरह पीटीआई को शदीद शिकस्त का सामना हुआ है, वहाँ बदतरीन शिकस्त हुई है, क्योंकि वहाँ 8.5 साल से पीटीआई की हुकूमत है और बकौल पीटीआई के कि केपीके में उन्होंने अवाम की फलाह व बहबूद के लिए बहुत काम किया है। हालांकि हम पूछते रहते थे कि कौन सा काम है, लेकिन वो कहते हैं कि दावा था उनका कि हमने सूबे में जो है वो बेहतरीन अवामी मसाइल हल कर दिए, लेकिन रिजल्ट तो अवाम का बिल्कुल उनके खिलाफ आया है। और इस बुनियाद पे अब देखें शदीद इख्तलाफात पीटीआई में, एक दूसरे मिनिस्टरों पे एतराज़ात, इख्तलाफ, आपके जो इनके अपने जो लीडिंग लीडर्स हैं, जो कहना चाहिए कि सीनियर तरीन इनके पीटीआई के जो रहनुमा हैं, वो इल्ज़ामात लगा रहे हैं। ज़्यादातर इल्ज़ामात एक दूसरे के साथ साथ इमरान खान पे लग रहा है। साफ तौर पे लोग इमरान खान को कह रहे हैं कि इमरान खान साहब, ये सब कुछ आपकी वजह से है, क्योंकि आप पीटीआई के लोगों की आपने बात नहीं सुनी, ना वर्करों की ना लोगों की, बल्कि आपने अपने इर्द गिर्द भगोड़े, एटीएम मशीन और दूसरी पार्टियों से निकाले हुए लोगों को और आपके लोटों को जो है वो अपने इर्द गिर्द जमा रखा और एक किचन काबीना बनाई जिसमें पीटीआई का एक आदमी भी नहीं है। 5 आदमी है, उसमें पीटीआई का इमरान खान साहब के अलावा कोई भी बंदा नहीं है। सोचिए, और वो कहते हैं पीटीआई के रहनुमा कि उस कमरे में जहां ये किचन काबीना मीटिंग करती है हमारे पर जलते हैं। उन्होंने ऑफ द रिकॉर्ड ये कहा है कि ये सारी जिम्मेदारी इमरान खान की है, क्योंकि इमरान खान ने हमारी बात नहीं सुनी। ग्राउंड में जो सूरत हाल थे हम बताते थे, चीखते थे। आपने देखा उनके एमएनएस नेशनल मीडिया में खुल के बोल रहे हैं। अंदर लड़ाइयां हो गई, हाथापाई शुरू हो गए, एक दूसरे पे संगीन इल्जामात आ रहे हैं और ज्यादातर लोगों ने इमरान खान को जिम्मेदार किया है उनकी अकड़, घुमंड, इनको ईगोइस्टिक सोच, उनकी जो है वो अपनी तंजीम को रिस्पेक्ट ना देना, अपने वर्करों को रिस्पेक्ट ना देना, अपने लीडरों को रिस्पेक्ट ना देना, और ज्यादातर उन लोगों पर भरोसा करना जो कि एक तरीके के लोटे भगोड़े एटीएम मशीन थे, उनके इर्द गिर्द जमा हो गए थे। और चंद तो ऐसे हैं जो बहुत बड़े मशीन थे। तो वो जाहिर है अब बहुत ब्लास्ट हो गया है और बड़ी जबरदस्त लड़ाई शुरू हो गई है। इमरान खान पे बहुत संगीन इल्जामात भी लग रहे हैं। ये हमारा मौजू नहीं है। शेख रशीद साहब ने किसी निजी महफिल में इस रिजल्ट के बाद एक तो उन्होंने इमरान खान को बहुत बुरा भला कहा है, बहुत ज्यादा, और दूसरा जराए बता रहे हैं। मैं जराए की बुनियाद पे बात आप तक कर रहा हूं, मैं वहां मौजूद नहीं था, लेकिन जराए की इंफॉर्मेशन ला रहा हूं। और ये बातें शेख रशीद साहब अमूमन टीवी पे भी कर देते हैं, बहुत कुछ कह देते हैं। अगर आप उनकी वीडियोस निकाल के देखें तो गोया इमरान खान की बल्दियात में बुरी तरह शिकस्त के ऊपर शेख रशीद साहब ने भी सारी जिम्मेदारी इमरान खान पे डाली है और कुछ और लोगों पे डाली है। लेकिन इसके साथ साथ उन्होंने एक अहम बात भी की उस गैदरिंग में, और बहुत मायूस होने के बाद इमरान खान से और बदतरीन उन पे जुमले अदा करने के बाद कि वो सियासत से रिटायर अब होने जा रहे हैं, क्योंकि उनको अब कोई रास्ता नहीं नजर आ रहा है। हाँ, एक रास्ता मिल सकता है अगर नवाज शरीफ साहब अभी ऐलान कर दें कि शेख रशीद को हम वापस लेते हैं। अताउल्लाह ताड़ा ने इल्जाम लगाया ना कि जी फवाद चौधरी ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया कि पीएमएलएन में जाए, नहीं गए, इधर आ गए। 12 तो जो लोटे हैं वो लोटे हैं, जो भगोड़े हैं वो भगोड़े हैं, जो एटीएम मशीन है वो मेटी मशीन है। शेख रशीद साहब गेट नंबर 4 के मुलाजिम कहे जाते हैं, गेट नंबर 4 नजर नहीं आ रहा है अभी, लेकिन अब बल्दियात में नजर नहीं आया। हालांकि इमरान खान साहब की जो इस वक्त वहां पर 8.5 साल की हुकूमत है, 2/3 उनके एमपीएज हैं वहां पे, मसलन मामूली बात नहीं है। 2/3 अक्सरियत है इस वक्त उनकी इस प्रोविंशियल असेंबली में केपीके के। इसके अलावा आपके मिनिस्टर्स हैं, मेजर मिनिस्टर्स हैं, पेशावर जैसी जगह पे जो मैंने पहले बताया वहां ये हार गए और बुरी तरीके से शिकस्त हुई है। शायद रिजल्ट का मार्जिन बढ़ जाता, लेकिन मैं इस पे नहीं बोलना चाहता,
بہرحال اسے کنٹرول کیا گیا کیونکہ جے یو آئی اگر وہاں بہت بڑی تعداد میں یہ ووٹ لے لیتی، سویپ کرتی، تو کچھ باتیں ایسی آ جاتی ہیں، خاص طور پہ مذہبی کارڈ کے حوالے سے میں اس پہ کچھ بولنا نہیں چاہتا۔ بہرحال اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ عمران خان نے ابھی تک نہیں سیکھا، جب ان کو ضمنی الیکشن میں 13 سیٹوں میں سے 11 سیٹوں پہ بدترین شکست ہوئی، اس وقت عمران خان صاحب کا یہ گھمنڈ، اکڑ، یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، ان کے لوگ کہہ رہے ہیں جو کہتے ہیں ہمارے پر جلتے ہیں، ہم کچھ بول ہی نہیں سکتے، اس کمرے تک جا ہی نہیں سکتے جہاں 5 لوگ موجود ہوتے ہیں، جو کچن کابینہ بنائی ہے جس میں ایک بھی پی ٹی آئی کا آدمی نہیں ہے۔ یہ بات غلط ہے تو معلوم کر لیں، نام کھول دوں گا کسی دن میں 5 آدمی کا، اور سنیں گے تو آپ حیرت کریں گے کہ یہ 5 کون 5 ہیں جو کچن کابینہ ہے عمران خان کی، جو پورے پاکستان کو چلا رہی ہے، انٹرنیشنلی بھی چلا رہی ہے۔ بہرحال تو انہوں نے کہا کہ جی عقل نہیں آئی عمران خان کو، جب 13 ضمنی الیکشن میں حکومت میں ہوتے ہوئے عمران خان بری طرح شکست کھاتے ہیں، اور 11 سیٹوں پہ ان کو شکست ہوتی ہے پورے پاکستان میں، ایون کے پی کے میں، تب بھی عمران خان کو ہوش نہیں آیا۔ کینٹونمنٹ میں عمران خان صاحب کو بدترین شکست ہوئی، جو ان کا ہوم گراؤنڈ تھا، وہاں پر بھی ان کو عقل نہیں آئی، اور اب بلدیات میں تو پرخچے ہی اڑ گئے۔ یہ تو وہ جگہ ہوتی ہے جو نچلی سطح پہ عوام جو سوچ رہی ہوتی ہے اس کا رزلٹ ہے، مثلا کوئی بہت بڑی نچلی سطح پہ۔ تو انہوں نے کہا کہ جی اس کے بعد بھی ان کو ہوش نہیں آئے گا، اور نہ آیا ہے۔ انہی بگوڑے لوٹے، انہی کیا کہتے اے ٹی ایم مشین، انہی چند لوگوں کی بنیاد پر یہ آگے چلیں گے، اور اب بہت مشکل ہے، ایک دوسرے پہ سنگین الزام ہے، جو صورتحال ہے۔ دوسری طرف اپوزیشن اگر اتحاد میں ہوتی، پی ڈی ایم ساتھ ہوتی، تو ابھی کیا حال ہوتا؟ میں نے کہا نا 2/3 سے زیادہ ووٹ ان کے ہو جاتے۔ مولانا فضل الرحمان پر کتنے الزامات لگائے عمران خان نے، سنگین الزامات لگایا، کیا کچھ نہیں بولا، لیکن عوام نے مولانا فضل الرحمان پہ جو الزام لگایا تھا عمران خان نے، اپوزیشن پہ، نواز شریف پہ، مریم نواز پہ، سفل زرداری پہ، دوسروں پہ، عوام نے اس کو ایکسپٹ نہیں کیا، اٹھا کے پھینک دیا، اور یہ رزلٹ ہے۔ جو مہنگائی، بے روزگاری، تباہی، کرپشنز، ان کے اپنے ایم این ایز کہہ رہے ہیں کہ آج جتنی کرپشن کے پی کے میں پہلے نہیں تھی، ان کے اپنے کے پی کے ایم این اے کہہ رہے ہیں، ان کے اپنے طاہر صاحب جو ہیں میجر، وہ کہہ رہے ہیں، اوپن کہہ رہے ہیں کہ 70 سال میں اتنی کرپشن نہیں تھی جتنی اب ہو رہی ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا۔ تو یہ عدم اعتماد ہے عمران خان صاحب کے اوپر۔ عمران خان صاحب زبردستی بیٹھے تھے، لیکن اب نہیں بیٹھ سکتے۔ دیکھ لیا انہوں نے کہ جن لوگوں کی وجہ سے وہ 2018 میں آئے، اور جن کی وجہ سے ان کو گلگت بلتستان میں سیٹ ملی، جس کی وجہ سے ان کو آزاد کشمیر میں سیٹ ملی، جس کی وجہ سے ان کی آپ کے بلوچستان میں ان کے لوگ پہلے لائے گئے تھے، پھر اس کے بعد آپ کے سینٹ میں ان کے لوگ لائے، اب نہیں۔ اب دیکھا بلوچستان میں تو آ گئی نا تبدیلی، اب تو وہ سارے کے سارے اسٹیبلشمنٹ کے لوگ ہیں، معذرت کے ساتھ، اور اس وقت بھی چیئرمین سینٹ کے حوالے سے کہا جاتا ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے ہیں۔ تو ابھی جو بلدیات ہے اس کا کیا اثر ہے، ضمنی الیکشن ہے اس کا کیا کہیں گے؟ تو بظاہر عمران خان صاحب جن کے اوپر بیس کر رہے تھے، جن لوگوں کے اوپر، اب وہ ظاہر ہے کب تک ایک نااہل، ناکام، نالائق حکومت کو، لوگوں کو جنہوں نے ملک کو تباہ کر دیا ہے، معیشت تباہ کر دی ہے، اس کو کب تک سپورٹ کریں گے؟ گویا عوام کا غم و غصہ بڑھتا جا رہا تھا، اور یہ سب ٹرن ہو کے دوسری طرف جا رہا تھا۔ اچھا ہوا 19 نومبر 20 نومبر کے بعد اسٹیبلشمنٹ نے اپنے آپ کو ان چیزوں سے بچانا شروع کر دیا، جس کی بنیاد پر ان پہ انگلیاں اٹھ رہی تھی، کیونکہ ان کی طاقت تو عوام ہے، وہ جتنے بھی طاقتور صحیح، لیکن ان کی طاقت عوام ہے، اور عوام میں ان کی طاقت زائل ہو رہی تھی صرف اس نااہل، ناکام ترین حکومت کو سپورٹ کرنے کے لیے، چند ذاتی مفاد کی بنیاد پہ، سارے مفادات موجود ہیں اس کی بنیاد پہ۔ لیکن بہرحال بہت خوش آئند بات ہے، اور یہی جمہوریت کے لیے مضبوطی ہے، یہی میرٹ ہے، یہی آئین ہے کہ آئین کے مطابق تو عمران خان صاحب 8.5 سال
2/3 अक्सरियत KPK में, प्रोविंशियल असेंबली में, मिनिस्टर्स और MNAs, स्पीकर्स की जगहों पर बदतरीन शिकस्त। बकौल इमरान खान के उन्होंने KPK को बदल दिया है 5 साल में। 8.5 साल बाद उनको अवाम बता रही है टाटा बाय बाय, आपने सब झूठ बोला है, सारा कुछ झूठ बोला है, कुछ ग्राउंड में नीचे तब्दीली नहीं आई है। और पाकिस्तान में भी आप यही झूठ बोल रहे हैं, कुछ तब्दीली नहीं आई है, तख्तियां लगाते हैं दूसरों की आप। तो गोया इमरान खान साहब, आपके जितने दावे थे अवाम ने उसका आपने लोगों को बेरोजगार किया, आपने लोगों महंगाई किया, आपने लोगों को मरने छोड़ दिया, आपने चंद लोगों के मफादात को ख्याल रखते हुए पूरी अवाम को, नौजवानों को जो लेके आए थे नौजवान, उनको बेरोजगार कर दिया। तो उन्होंने भी पलटकर आपको, आपसे सियासी इंतकाम ले लिया। यही तो ताकत है उनके पास। और उन्होंने वोटों से आपका चेहरा बता दिया कि आप कितना सच्चे। और वो उस जगह पे जो आप अपना घर 17 अजला में हुआ है, पूरे KPK में ये नहीं हुआ है। 17 अजला वो जहां PTI मजबूत तरीन थी, और ये कोशिश की गई थी कि जहां मजबूत तरीन PTI है, बल्दियाती इलेक्शन अदालत के प्रेशर में आके करा तो लिया जाए, लेकिन उन जगहों पे करा जाए जहां PTI मजबूत है, और उन जगहों पे ना कराया जाए जहां PTI मजबूत नहीं है KPK में। लेकिन जहां PTI मजबूत थी उसका असर आपने देख लिया है। तो जहां PTI मजबूत नहीं है उसका क्या होगा? जब पंजाब में बल्दियाती इंतखाब होगा तो क्या होगा? जब सिंध में होगा तो क्या होगा? सोचिए जरा। तो गोया एक तो ये, दूसरा इमरान खान साहब की नाअहली फॉरेन फंडिंग केस में भी है, और एक अभी उनकी जो एक बेटी है, जिसके, मैं किसी के जातियात पे नहीं जाता, कभी भी नहीं प्रोग्राम किया मैंने, लेकिन यहां पर एक अदालत में केस नाअहली का जो डाला गया था, वो अदालत ने उसको टाइम दे दिया है। और ये वही केस है जो इमरान खान साहब की एक बेटी के हवाले से, जिसका फैसला US की अदालत ने इनके खिलाफ दिया था। इतना ही बताना चाहता हूं मैं। और वो केस के ऊपर यहां पे डाला गया था कि इन्होंने अपने इलेक्शन कमीशन के जो पेपर्स हैं उसमें उस बेटी का जिक्र नहीं किया है, और बहुत सी और बातें हैं जो मैं नहीं बोलना चाहता हूं, और इनकी नाअहलियत बनती है, वो ये कहते हैं। तो देखते हैं अदालत इस्लामाबाद इसको किस तरह लेती है। और फॉरेन फंडिंग का केस भी तकरीबन तैयार है। इन 2 केसेस के ऊपर इमरान खान की जो है वो नाअहलियत जो है वो हो सकती है। एक केस पे तो यकीनी है, दूसरा अगर US अदालत के फैसले को देखा जाए तो फिर ये भी जो है केस बनता है, इसमें भी इनकी नाअहली बनती है। अदालत मेरिट पे फैसला करता है तो ये चीज सामने आ जाएगी। बहुत खतरनाक हालात है। PTI के जो मुहिब वतन PTI, यानी जो PTI से मोहब्बत करते हैं, वो आज बहुत अफसरदा है, बहुत तकलीफ में। और उनका ये कहना है कि इमरान खान ने हमारी तंजीम को भी और हमारी 22 साल की खिदमात को भी और हमने जो सियासत की सबको तबाह कर दिया है। आज हम मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहे। हम अब UC का, क्योंकि हम तो बकौल उनके कि हम तो बल्दियात के लिए कैंडिडेट ढूंढ रहे थे, हमें कैंडिडेट नहीं मिल रहे थे। यही असर प्रोविंस में होगा, यही असर नेशनल में होगा। इमरान खान साहब हुकूमत से हटेंगे तो UK चले जाएंगे अगर यहां इजाजत दे दी गई, वरना इन बातों के बाद क्या होगा वक्त बताएगा। डॉक्टर दानिश को याद दीजिए। अल्लाह हाफिज।